आपके परिवार में से किसी सदस्य को डॉक्टर ने थायराइड स्कैन कराने के लिए कहा है? क्या आपको पता है कि ये थायराइड स्कैन क्या है, कहाँ होता है, किस तरीके से होता है? ये थायराइड स्कैन कराने के पीछे वजह क्या है? किन किन परिस्थितियों में ये स्कैन किया जाता है और किन किन कंडीशन में स्कैन नहीं करते हैं, और स्कैन कराने के बाद में इसके रिपोर्ट को हम कैसे पढ़ते हैं? अगर आपको इस सब के बारे में नहीं पता तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ में, क्योंकि आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आपको आज का इस वीडियो को अंग्रेजी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेजी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the I button and in the description box there is a link. You can click on that link and this video will be played in English language for you. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, और वो है थायराइड स्कैन। क्या है ये थायराइड स्कैन? देखिए, थायराइड स्कैन को लोग अलग अलग नामों से जानते भी हैं। कोई लोग इसको थायराइड स्कैन कहते हैं, कोई लोग इसको सिंटिग्राफी स्कैन भी कहते हैं, कोई लोग इसको TC99M स्कैन से भी जानते हैं। कभी कभार इस स्कैन को हम टेक्नीशियन स्कैन से भी जानते हैं, और एक नाम है इसका TC99M पर टेक्नीटेट स्कैन। नाम चाहे अलग अलग हो लेकिन काम एक ही है, और ये आपकी थायराइड की ग्रंथि की गतिविधियों को पहचानने का कार्य करती है। ये जो स्कैन है, ये स्कैन न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट की एक स्टडी का स्कैन है। इसमें आपके थायराइड की ग्रंथियों की हम कुछ तस्वीरें लेंगे और वो तस्वीरों के हिसाब से हम ये जानेंगे कि आपकी थायराइड की ग्रंथि किस तरीके से कार्य कर रही है। ये कोई इलाज नहीं है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक प्रकार का इन्वेस्टिगेशन है जो आपके इलाज में आपको काफ़ी फायदेमंद होगा। अब देखिए, ये जो टेक्नीशियन स्कैन जो है, इसकी हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है। पहले के टाइम में हम टेक्नीशियन पर टेक्नीटेट की जगह पे हम रेडियो एक्टिव आयोडीन का इस्तेमाल करते थे। ऐसा नहीं है कि ये रेडियो एक्टिव आयोडीन का स्कैन हम आजकल नहीं करते, ये करते हैं। ज़्यादा करके जब थायराइड के कैंसर्स होते हैं तब हम वो स्कैन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन को काफ़ी हद तक ये टेक्नीशियन पर टेक्नीटेट स्कैन ने रिप्लेस कर दिया है। इसके पीछे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। जब हम टेक्नीशियन स्कैन कराते हैं तो ये स्कैन ज़्यादा महंगा नहीं है, काफ़ी फाइनेंशियली सस्ता है। साथ ही साथ ये स्कैन कराना भी बहुत इजी और इफ़ेक्टिव है, आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं रखने पड़ते। उसके अलावा जो टेक्नीशियन जो पर टेक्नीटेट है, इसकी हाफ लाइफ करीबन 6 घंटा है। इसके वजह से ये आपके शरीर में से बहुत जल्दी एक्सक्रीट होकर निकल जाता है। साथ ही साथ आपके शरीर में जो रेडिएशन का जो एक्सपोजर होता है वो भी काफ़ी हद तक कम है, और ये स्कैन में जो हम टेक्नीशियन पर टेक्नीटेट का इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन्स है T3 और T4 हार्मोन्स, उसके कार्य में कोई बाधा नहीं डालती। जब हम रेडियो एक्टिव आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं तो वो रेडियो एक्टिव आयोडीन कभी कभी ज़्यादा मात्रा में अगर रह जाता है तो आपके थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स पे भी इसकी विपरीत असर आती है। तो वो सभी प्रॉब्लम टेक्नीशियन स्कैन में नहीं होते, इसीलिए काफ़ी हद तक रेडियो एक्टिव आयोडीन की जगह ये टेक्नीशियन पर टेक्नीटेट स्कैन ने ले ली है। अब चलिए ये जानते हैं कि ये स्कैन कहाँ पे होता है। ये स्कैन होता है ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट या तो अस्पताल में जहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन का डिपार्टमेंट हो, वहीं पे ये स्कैन होता है। ये स्कैन ज़्यादा करके प्राइवेट डॉक्टर के क्लिनिक में यूजुअली ये नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट हो। अब चलिए ये जानते हैं कि क्या ये स्कैन कराने के लिए आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इन आइडियल सिचुएशन आपको अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता। ये एक डे केयर प्रोसीजर है, OPD प्रोसीजर है, जहाँ पे आप स्कैन करा के आपके घर वापस जा सकते हैं। ये स्कैन कराने के पहले किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है? तो देखिए, ये जो स्कैन जो है, ये कराने के पीछे
कुछ वजह है। तो सबसे पहले तो आपके थायराइड की ग्रंथि में अगर कोई गड़बड़ आई है तो ऑफकोर्स आप थायराइड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को जाके मिलेंगे, जो है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स। तो वो लोग आपकी जांच पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्टर की टीम इन्वॉल्व होती है वो है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या तो थायराइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर। उसके बाद में इन्वॉल्वमेंट आता है वो है न्यूक्लियर मेडिसिन के टेक्नीशियन, जो आपके शरीर के ऊपर ये स्कैन एक्चुअली परफॉर्म करने वाले हैं। इसके साथ में तीसरे टीम ऑफ डॉक्टर इन्वॉल्व होता है वो है न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स, जो आपकी ये जो स्कैन की जो तस्वीरें हैं उसको इंटरप्रेट करके उसका फाइनल रिपोर्टिंग बनाएंगे। यानी ये टेक्नीशियन स्कैन में करीबन 3 किस्म के लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ये टेक्नीशियन स्कैन कराने के लिए एक खास प्रकार का इक्विपमेंट या तो उपकरण का इस्तेमाल होता है और जिसका नाम है गामा कैमरा विथ पिन होल कॉलीमेटर। तो ये एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है, स्पेशल किस्म का कैमरा है जो ये स्कैन में हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये जो थायराइड का जो स्कैन है, टेक्नीशियन स्कैन, ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपको थायराइड की बीमारी कुछ लग रही है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको यही जांच करवाएंगे। ये जांच यूजुअली हम सेकेंड स्टेज में लेते हैं। तो सबसे पहला, अगर आपके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण है जो लगे कि आपको थायराइड की बीमारी की तरफ लेके जा रहा है, तो सबसे पहले आप आपके नज़दीकी थायराइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर यानी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे मुलाकात कीजिए। वो आपका पूरा मेडिकल केस डिटेल में जानेंगे और उसके बाद में आपके केस के हिसाब से आपको इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करेंगे। तो शुरुआती के तौर पे हम सबसे पहले ब्लड टेस्ट यानी खून की जांचें करवाते हैं और ये खून की जांचों में सबसे पहली टेस्ट आती है जिसका नाम है थायराइड फंक्शन टेस्ट। ये थायराइड फंक्शन टेस्ट के अंदर कुछ टेस्टें होती है। उसमें सबसे पहली टेस्ट है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जांच। इसके साथ साथ हम T3 और T4 वाले हार्मोन्स की जांचें भी करते हैं। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको ऑटो इम्यून किस्म की बीमारी है तो आपके डॉक्टर आपको खास प्रकार की एंटीबॉडीज़ की जांचें भी एडवाइस कर सकते हैं। अभी एंटीबॉडीज़ की टेस्ट में सबसे पहली टेस्ट आती है जिसका नाम है anti-TPO एंटीबॉडीज़, दूसरा है एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ और तीसरी टेस्ट है जिसका नाम है TRAB टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट हो सकती है आपके, अगर आपको ऑटो इम्यून वाली बीमारी लगती है तो। इसके साथ साथ कभी कभार डॉक्टर आपको थायरोग्लोबुलिन की टेस्ट करवा सकते हैं अगर उनको कोई कैंसर वाला डाउट लगता है तो ये सभी प्राथमिक खून की जांचें होती है। इसके बाद में अगर आपके गले में गठाने ऐसा है तो हो सकता है आपके डॉक्टर आपको थायराइड के लिए अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी का टेस्ट भी करवाने को कह सकते हैं, जिसमें हम ध्वनि की तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी टेस्टें प्राथमिक तौर पे होती है। अगर इन सभी टेस्टों के दरमियान आपके कोई रिपोर्ट्स में गड़बड़ आती है और आपको आगे की ट्रीटमेंट कैसे करनी है उसका प्लान आउट जब भी हम करना रहता है तो कभी कभी हम आपको ये टेक्नीशियन स्कैन, जिसको थायराइड स्कैन भी कहते हैं, वो करवाने को कहते हैं। यानी कि ये जो स्कैन है ये सेकेंड लाइन ऑफ थेरेपी में यूजुअली आता है, एकदम प्राथमिक तौर पे हम नहीं करवाते। अब चले ये जानते हैं कि ये स्कैन किन किन व्यक्तियों में हम कराते हैं, यानी कि ये स्कैन कराने के पीछे क्या क्या इंडिकेशंस है। तो सबसे पहले जब हमें आपकी थायराइड की ग्रंथि कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, जब हमें उसकी साइज़ जानना है, हमें ये भी देखना है कि आपकी ग्रंथि का शेप यानी आकार क्या है, तो वो सभी केसेस में हम ये टेस्ट कराते हैं। दूसरा, हम ये टेस्ट तभी भी करवाते हैं जब हमें आपकी थायराइड की ग्रंथि की गतिविधि देखनी है। क्या वो थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से ज़्यादा कार्य कर रही है, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, या तो ये ज़रूरत से कम कार्य कर रही है, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, तभी भी ये टेस्ट कराते हैं। तीसरी इंडिकेशन ये है कि अगर आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से ज़्यादा कार्य कर रही है, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म किस वजह से हुआ है। क्या ये इसके पीछे वजह है कि थायराइड ग्रंथि की अंदरूनी सूजन, जिसको थायराइडाइटिस कहते हैं, या फिर एक छोटी सी गठान जो ज़्यादा हार्मोन बनाती है, जिसको हम टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर कहते हैं, क्या वजह वो है। तो ये किस वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म आया है उसके लिए भी हम ये जांच करवाते हैं।
चौथी वजह यह भी है कि अगर आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से ज़्यादा कार्य करे यानी हाइपरथायरॉयडिज्म के स्टेट में है, तो क्या पूरी ग्रंथि में हाइपरथायरॉयड है या ग्रंथि के कुछ हिस्सों में ही हाइपरथायरॉयडिज्म का स्टेट है, यानी इसकी होमोजेनिसिटी और हेटेरोजेनिसिटी जानने के लिए भी हम ये जांच करवाते हैं। और एक वजह यह भी है कि अगर आपको थायराइड ग्रंथि के अंदर कोई गठान है जिसको हम लंप कहते हैं या तो नोड्यूल कहते हैं, तो ये नोड्यूल किस प्रकार का है, क्या ये नोड्यूल कैंसर वाला है या ये नोड्यूल नॉन कैंसरस या तो बिनाइन है, ये भी हमें ये जांच के बाद में पता चलता है। अगर आपको इसके पहले थायराइड के कैंसर रह चुके हैं तो क्या ये थायराइड के कैंसर फैल के मेटास्टेसिस के फॉर्म में तो नहीं हुए, वो भी हमें ये जांच के द्वारा पता चल सकता है। अगर आपने इसके पहले थायराइड ग्रंथि की ऑपरेशन करवाई है जिसको हम थायराइडेक्टमी कहते हैं, तो कभी कभी ये ऑपरेशन के बाद में भी हम ये जांच करवाते हैं देखने के लिए कि आपकी ये ग्रंथि का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये कुछ ज़्यादा कॉमन इंडिकेशंस हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मरीजों को कुछ और हेल्थ प्रॉब्लम थी और जिसके वजह से उन्होंने कोई और टेस्ट करवाई, जैसे कि एक्सरे करवाया है, पेट स्कैन करवाया, सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैन करवाया और उन स्कैनों में कुछ थायराइड की गड़बड़े उठ के आई है। तो अगर ऐसी कुछ गड़बड़े उठ के आई है तभी भी आपके डॉक्टर आपको फिर थायराइड की डिटेल में जांच पड़ताल करवाते हैं और उस केसेस में भी हम कभी कभार थायराइड स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक इंडिकेशन है जिसका नाम है रिट्रोस्टर्नल गॉइटर। क्या है ये रिट्रोस्टर्नल गॉइटर? तो सबसे पहले इस वर्ड को हम तोड़ते हैं। तो रिट्रो उसका मतलब पीछे, स्टर्नल, स्टर्नल क्या है? ये जो बोन है, ये जो हड्डी जो दिखती है जो हमारे गले के इधर है, जो छाती के यहाँ पे जो हड्डी दिखती है, ये हड्डी को हम स्टर्नम कहते हैं। तो कभी कभार अगर आपके थायराइड की ग्रंथि बड़ी हुई है जिसको हम गॉइटर कहते हैं और कभी कभार ये गॉइटर बाहरी की ओर ना आके अंदरूनी तरफ बढ़ता है और ये गॉइटर कभी कभार ये जो स्टर्नम वाली हड्डी है उसके पीछे की तरफ बढ़ता है, तो इस कंडीशन को हम रिट्रोस्टर्नल गॉइटर कहते हैं। तो कभी कभार अगर आपको रिट्रोस्टर्नल गॉइटर है तो भी आपके डॉक्टर आपको थायराइड स्कैन कराने के लिए कह सकते हैं। यानी ये सभी वजह है जहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि आपकी थायराइड ग्रंथि में क्या गड़बड़ है, तब हम ये सभी स्कैन करवाते हैं। अब चलिए हम ये जानते हैं कि ये स्कैन हम किन परिस्थितियों में नहीं करवाते, यानी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। तो सबसे पहला आता है गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाओं में हम ये स्कैन नहीं कराते। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है जिसका नाम है ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान कराती हुई महिलाएं। देखिए, ज़्यादा करके ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को ऐसा नहीं है कि ये स्कैन कम्प्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, लेकिन अगर आप ये स्कैन करा रहे हैं तो ये स्कैन कराने के बाद में आपको कम से कम 26 से 36 घंटों के लिए आपको शिशु को स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना है। तो अगर कोई महिला स्तनपान करा रही है तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि ये स्कैन कराने के पहले या तो आप बच्चे को वीनिंग करवा लीजिए, यानी बच्चा उस वक्त के दौरान कुछ और खा पी ले, और अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है और अगर आपको सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो उन केसेस में आप एक्सप्रेस कीजिए, आपका जो मिल्क है उसको एक्सप्रेस कीजिए और उसको संग्रह कर लीजिए, ताकि जब आपने स्कैन कराया है और आप 26 से 36 घंटों का जो टाइम पीरियड है उस टाइम के भीतर के दौरान ये जो एक्सप्रेस मिल्क जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात आप खास ख्याल रखें। तीसरा एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि अगर आपको ये टेक्नीशियम परटेक्निटेट वाले जो केमिकल है और रेडियो एक्टिव आयोडीन वाले केमिकल है, अगर आपको उस केमिकल की कोई एलर्जी रिएक्शन है या तो हाइपर सेंसिटिविटी है, तो भी ये स्कैन आपके केस में ना बराबर हो। इसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर आपने ये स्कैन कराने के 6 से 8 हफ्ते पहले कोई ऐसा सिटी स्कैन या तो एमआरआई स्कैन करवाया हो जिसमें आपके शरीर में आयोडीन कंटेनिंग वाली कॉन्ट्रास्ट एजेंट का इस्तेमाल किया हो, तो भी ये स्कैन आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। उस वक्त के दौरान आपको ये 6 से 8 हफ्तों का गैप रखना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप ये स्कैन करवा सकते हैं।
साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा हाई आयोडीन कंटेनिंग दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे लिथियम हो गया, फिर एम्योडेरॉन है, फिर आयोडीन कंटेनिंग सप्लीमेंट्स है, ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो भी हाई आयोडीन के वजह से आपको ये रिपोर्ट बराबर से ना आए, तो उस केसेस में हम तुरंत एडवाइस नहीं करते। हम एडवाइस करते कि आप ये दवाइयाँ कुछ वक्त पहले बंद कीजिए और फिर ही हम ये टेस्ट करवाते हैं। या तो फिर अगर आपने ऐसी कोई दवाइयाँ ली है जो आपकी ये जो थायराइड के जो स्कैन के रिपोर्ट में इंटरफियर करेगी, तो भी उन केसेस में हम थोड़े वक्त के लिए ये स्कैन कराने को टालते हैं, और जब तक आपका वो दवाइयाँ बंद प्रॉपर नहीं हो जाती, तब तक हम ये स्कैन आगे नहीं बढ़ते। तो ये सभी जनरलाइज पॉइंट्स है जहाँ पे हम यूजुअली ये टेस्ट कराना नहीं पसंद करते। अब चलिए ये जानते हैं कि ये टेस्ट कराने के पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी है। देखिए, कोई खास बड़ी मेजर तैयारियां नहीं करनी होती, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये स्कैन का जो रिपोर्ट जो अब हम इंटरप्रेट करते हैं, तो ये रिपोर्टिंग के इंटरप्रिटेशन में आयोडीन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट योगदान होता है। अगर आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में आयोडीन रहेगा तो हो सकता है कि आपको ये स्कैन का जो रिजल्ट है वो सही तरीके से ना मिले। इसके लिए आपको आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा कम रखनी है। इसीलिए जब भी हम ये स्कैन कराने को एडवाइस करते हैं, हम कहते हैं मरीजों को कि आप थोड़े दिनों के लिए लो आयोडीन वाला डाइट का इस्तेमाल कीजिए। अब जब हम लो आयोडीन डाइट कहते हैं तो उसमें ज़्यादा करके अगर आप सी फूड यानी समंदर में से मिलने वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं या तो ज़्यादा मात्रा में आयोडाइज वाला नमक खाते हैं, तो उसको थोड़ा कम करने को एडवाइस करते हैं। साथ ही साथ बहुत लोग आयोडीन के सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो वो सप्लीमेंट्स को भी आपको थोड़े दिनों के लिए बंद करना है। तो ये कुछ लो आयोडीन वाले डाइट को आपको अच्छे से फॉलो करना है। अगर आपके शरीर में और आपकी थायराइड में ज़्यादा मात्रा में आयोडीन रहेगा, तो ये जो टेक्नीशियम पर टेक्नीटेट वाला जो केमिकल है, इसको सही मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं होने देगा और आपके जो रिपोर्ट है वो बराबर से नहीं आएगी। दूसरा प्रिपरेशन आपको ये रखना है कि अगर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, तो वो दवाइयाँ आपको कुछ दिन, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों पहले बंद भी करनी पड़ सकती है। कौन सी दवाइयाँ कैसे बंद करनी है वो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर जो है वो आपको एडवाइस करेंगे। ज़्यादा करके अगर आप लिवोथायरॉक्सिन वाली गोली लेते तो यूजुअली हम 1 हफ्ते पहले बंद करने को एडवाइस करते हैं। अगर बहुत लोग लियोथायरोनिन वाली दवा लेते हैं तो यूजुअली 5-6 दिन पहले ये भी हम बंद करवाने को एडवाइस करते हैं। कोई लोग कार्बिमाजोल, प्रोपाइलथायोयूरासिल ऐसी दवाइयाँ भी लेते हैं, तो वो भी आपको स्कैन के पहले बंद करवानी हो सकती है। कोई लोग एम्योडेरॉन वाली दवाई लेते हैं। अब ये जो एम्योडेरॉन वाली जो दवा है, ये एक एंटी अरिदमिक दवा है। ये ज़्यादा करके आपके हृदय के विकारों के लिए इस्तेमाल होती है। ये दवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयोडीन भरा हुआ होता है, और इसके वजह से अगर आप ये दवा का सेवन कर रहे हैं तो आपका रिपोर्ट में गड़बड़ आ सकती है। तो कभी कभार ये दवा आपको 3 से 6 महीने तक भी बंद करनी हो सकती है। तो ये स्कैन जो है आपको प्लान आउट करके करवाना पड़ेगा, और क्या आपको ये दवाइयाँ बंद करनी है या नहीं करनी, ये डेफिनेटली आप आपके डॉक्टर को ही पूछेगा, क्योंकि ये जैसे हृदय विकारों की दवा है, अगर आप अचानक से खुद से ही बंद करेंगे तो आपके हार्ट के ऊपर इसकी असर आ सकती है। दूसरी एक दवा है जिसका नाम है लिथियम कंटेनिंग दवाएं। ज़्यादा करके लिथियम कंटेनिंग दवाएं जो रहती है वो साइकाइट्रिक यानी कि मानसिक विकारों की दवाओं में रहता है। अगर आप लिथियम वाली दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप आपके डॉक्टर को पूछिए, वो आपको दवा या तो बंद करेंगे या तो उसकी जगह पे कोई और दवा एडवाइस करेंगे। खुद से ही चेंजेस नहीं कीजिएगा, क्योंकि वरना तो काफ़ी ज़्यादा मानसिक विकार आपका बढ़ सकता है। तो ये बात का भी आपको खास ख्याल रखना है। तीसरा, अगर आपने 6 या 8 हफ्ते पहले कोई सिटी स्कैन या कोई MRI स्कैन करवाया था जिसके अंदर आपके शरीर के अंदर कोई इंट्रावीनस कॉन्ट्रास्ट एजेंट का इस्तेमाल हुआ था, तो आपको कुछ वक्त के लिए रुकना पड़ेगा और 6-8 हफ्तों के बाद में ही आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बातों का ख्याल ये रखना है कि आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आप गर्भवती ना हो। तो ये टेस्ट कराने के 24 घंटों के भीतर ही आप एक बार हो सके तो आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यानी कि पेशाब में जो टेस्ट होती है जिसके द्वारा आपको पता चलता है कि आप गर्भवती है या नहीं है, या तो बीटा HCG वाली ऐसी कोई जांचें होती है वो आप करवा सकते हैं, ये देखने के लिए कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग यानी तो स्तनपान कराती हुई महिला है तो उसके लिए आपको कुछ
1 या 2 दिन के लिए हो सकता है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग बंद करना पड़े। तो अगर आप वो नहीं कराना चाहते तो आप एक्सप्रेस करके मिल्क निकाल सकते हैं और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स है जो आपको प्रिपरेशन के लिए काम में आ सकते हैं। अब चलिए ये जानते हैं कि ये टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं। देखिए, ये टेस्ट कराने के पहले आपको कोई अस्पताल में भर्ती नहीं होना, ना आपको कोई बहुत स्पेशल केयर रखनी है। ये टेस्ट आप ओपीडी प्रोसीजर के फॉर्म में होती है, यानी आप टेस्ट करा के वापस घर बहुत आसानी से आ सकते हैं। ये टेस्ट कराने के कुछ 3-4 घंटे पहले आपको कुछ खाना पीना नहीं है, यानी आप 4 घंटे का फास्टिंग आपको रखना है। जब आप टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं तो जो भी आपके मेडिकल फाइल है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको आप कैरी कीजिएगा। जो भी आपके डॉक्टर के लिखे हुए पर्चे हैं, जो भी आपकी थायराइड की रिपोर्ट्स है, इसके पहले वाले जो भी रिपोर्ट्स कराए, सब वो फाइल में लेके जाइएगा। क्योंकि हो सकता है आपके न्यूक्लियर मेडिसिन के टेक्नीशियन है, वहाँ के डॉक्टर्स है, उनको आपकी फ़ाइल देखनी हो, तो वो बात का आप खास ख्याल रखिए। जो भी दवाइयाँ आप ले रहे हैं, चाहे वो थायराइड की हो या थायराइड के अलावा और कोई हेल्थ रिलेटेड के लिए आप कोई भी गोलियाँ ले रहे हैं, सभी गोलियों को आप साथ में कैरी कर लीजिएगा। शायद से वहाँ पे वो टेक्नीशियन और डॉक्टर्स को वो दवाइयाँ देखनी होगी। जहाँ तक हो सके आप एकदम हल्के फुल्के रिलैक्स कपड़े पहनिए, और ख़ास करके बहुत ज़्यादा टाइट आपको टी शर्ट, शर्ट या तो कमीज़ नहीं पहननी है, क्योंकि ये टेस्ट के दौरान आपके हाथों में यहाँ पे वेन है, वहाँ के पे इंजेक्शन दिया जाएगा। तो अगर आपने बहुत टाइट कपड़े पहने होंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, यानी हाफ स्लीव्स वाले कपड़े का आप इस्तेमाल कीजिए। जहाँ तक हो सके आपके गले के अंदर कोई प्रकार का ज्वेलरी ना पहने, चाहे फिर वो चेन हो गया, मंगलसूत्र हो गया, क्योंकि वो फिर आपके ये स्कैन कराने में बीच में आड़ा आएगा। तो वो अगर आपकी वैल्यूएबल ज्वेलरी है तो आप घर पे ही निकाल के रखिएगा, वरना तो अस्पताल में कभी कभी रखने के दौरान आपकी गुम भी हो सकती है। तो ये बात का भी आप खास ख्याल रखें। ये टेस्ट कराने के लिए आपको मैक्सिमम 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, यानी इतना आप टाइम का प्रोविज़न रखिएगा, आपको ये टेस्ट कराने को इतना वक्त लगेगा। तो जब आप ये टेस्ट कराने को शुरुआत करेंगे तो हो सकता है वहाँ के जो टेक्नीशियन और डॉक्टर है वो आपके पूरे मेडिकल रिकॉर्ड चेक करें, आपकी थायराइड की लेटेस्ट ब्लड रिपोर्ट्स क्या है वो चेक करें, और आपकी थायराइड की ग्रंथि की एग्जामिनेशन भी करें। वो आपकी ये दवाइयाँ भी क्या चल रही है उसका भी निरीक्षण कर सकते हैं। टेक्नीशियन जो है वो आपको पूरी प्रोसीजर समझाएंगे कि ये टेस्ट कैसे होती है, तो आपको उसके बारे में भी डिटेल नॉलेज दिया जाएगा। अब आपको ये टेस्ट कराने के दौरान आपको कोई मशीनों के अंदर भीतर गुजरना नहीं है, यानी आपको माइंड एकदम पॉजिटिव और रिलैक्स रखिएगा। जब आप टेस्ट करवाएंगे तो आपके शरीर की पोजीशनिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये पोजीशन 2 किस्म की होती है। सबसे पहली पोजीशनिंग में क्या करते हैं, हम मरीज को बेड के ऊपर यानी बिस्तर के ऊपर लिटाते हैं। आपको सुपाइन पोजीशन में सो जाना रहेगा, और आपके जो कंधे है, शोल्डर है, उसके नीचे एक प्रकार का तकिया रहेगा, जिससे आपका जो चिन है, दाढ़ी जो है वो अप पोजीशन में रहेगा। इससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका नेक का विजुअलाइजेशन होता है। जब आप ऐसे लेटेंगे तो आपके जो गले के नज़दीक एक खास प्रकार का कैमरा होता है, जिसको हम गामा कैमरा विद पिन होल कॉलीमेटर कहते हैं। इस कैमरा का इस्तेमाल होता है। घबराइए नहीं, ये कैमरा आपके गर्दन को और आपकी स्किन को टच नहीं करेगा। यूजुअली हम 20-25 सेंटीमीटर का गैप रखते हैं। तो ये पहली पोजीशनिंग होती है। अगर किसी कारणवश आप लेट नहीं सकते तो उन सिचुएशन में आपको वहाँ के टेक्नीशियन बैठ के टेस्ट भी कराने को एडवाइस कर सकते हैं। तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ पे डिपेंड करेगा और वहाँ की इन्वेस्टिगेशन की सेटअप पे डिपेंड करेगा आपकी पोजीशनिंग क्या हो सकती। अब जैसे ही आप रिलैक्स की पोजीशन में आ गए, तब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपके जो टेक्नीशियन है वहाँ पे वो आपकी हाथों में, यहाँ पे आपकी जो आर्म है वहाँ पे एक वेन होती है। ये वेन के अंदर एक इंजेक्शन लगाएंगे और आपको इंट्रावीनस वाली दवाई देंगे। अब ये जो दवाई है इसका नाम है टेक्नीशियम पर टेक्नीटेट। कितना डोज देना रहता है वो निर्धारित रहता है आपके मेडिकल केस के हिसाब से। तो ये आपको इंट्रावीनस ये इंजेक्शन दी जाएगा।
अब जैसे ही आपने इंट्रावीनस इंजेक्शन दे दिया है, आपको 15-20 मिनट कुछ नहीं करना, आपको आराम करना है। इस वक्त के दौरान आप चाहे तो पानी पी सकते हैं, खास करके नींबू पानी भी आपको वहाँ पे डॉक्टर दे सकते हैं। अब क्या होगा, ये 15-20 मिनट के दौरान ये जो डाई जो आपके खून में जो बही है, ये डाई सर्कुलेट होकर पूरे शरीर में हो जाएगी और पहुंचेगी आपकी थायराइड ग्रंथि के अंदर। अब ये थायराइड ग्रंथि के अंदर जब ये डाई जाती है तो वो स्प्रेड आउट होती है। अब ये जो डाई का जो स्प्रेडिंग आउट जो होता है थायराइड की ग्रंथि के अंदर, ये यूजुअली होमोजीनियस यानी एक सरीखा होता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा थायराइड ग्रंथि की एनाटॉमी जानने की ज़रूरत है। देखिए, थायराइड की जो ग्रंथि है ये 2 लोब में रहती है, एक है राइट लोब और दूसरा है लेफ्ट लोब, और ये दोनों लोब को कनेक्ट करती है एक हॉरिजॉन्टल पट्टी जिसका नाम है इस्थमस। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो थायराइड की ग्रंथि है इसका आकार एक एच अल्फ़ाबेट का शेप या तो फिर तितली आकार का शेप है। यूजुअली राइट लोब जो है थोड़ा लेफ्ट लोब के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। तो जैसे ये डाई आपके थायराइड ग्रंथि के अंदर आई तो ये दोनों लोब के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब क्या होगा, जब ये डाई जो आपके थायराइड की कोशिकाओं के अंदर जो पहुंची है, ये कोशिकाओं के अंदर एक खास प्रकार के जो गामा रेज जो है उसको एमिट करेगी। अब ये कितने रेज एमिट करती है इसका एक अनुमानित दर निश्चित हुआ होता है। अब ये किस दर से ये गामा रेज को एमिट करती है यही पकड़ने का कार्य करेगा आपका ये कैमरा। ये कैमरा को कभी कभी हम सिंटिलेशन कैमरा भी कहते हैं। तो अब ये कैमरा क्या करेगा, तो ये कैमरा अब आपकी थायराइड की ग्रंथियों के फोटो या तो तस्वीरें खींचेगा। ये तस्वीरें ज़्यादा करके 3 खास किस्म की तस्वीर होती है। इसमें पहली तस्वीर हम खींचते हैं जिसका नाम है एंटीरियर यानी आगे की तरफ। ये आपके थायराइड के जो ग्रंथि के आगे की तरफ का हिस्से को तस्वीर के फॉर्म में लेगी। कभी कभी एंटीरियर तस्वीरें 2 टाइप की भी खींची जा सकती है। इसके साथ में फिर ये और तस्वीरें खींचेगी, उसका नाम है राइट एंटीरियर ऑब्लिक और लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक, यानी 3 खास तस्वीरें खींची। पहली हो गई एंटीरियर, दूसरी हो गई राइट एंटीरियर ऑब्लिक और तीसरी हो गई लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक। ये तीनों तस्वीरों को फिर लेटर ऑन आपके जो न्यूक्लियर मेडिसिन के जो डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स है वो आपकी किस प्रकार की तस्वीरें खींच के आई है उसको इंटरप्रेट करेंगे और उस हिसाब से आपकी रिपोर्टिंग निश्चित करते हैं। जब आपकी तस्वीरें खींची जाती है उस वक्त पे आपको कुछ दर्द नहीं होगा, लेकिन हो सकता है जो कैमरा जो है आपके गर्दन के यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे पीछे मूवमेंट हो। जब आपकी ये तस्वीर खींची जाती है तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है और आपको शांति से स्थिर बैठे रहना है। बहुत ज़्यादा हलन चलन नहीं कीजिएगा, उसके वजह से आपकी तस्वीरें ब्लर भी आ सकती है। साथ ही साथ जब तस्वीरें खींची जाती है उस वक्त पे आपको पानी निगलना नहीं है या तो फिर थूक भी निगलना नहीं है। अगर आप ऐसा मूवमेंट करेंगे, खांसी करेंगे तो ये सब चीज़ों के वजह से आपकी जो तस्वीर है वो ब्लर हो जाएगी और आपकी ये पूरी जो स्कैन कराने की प्रोसेस है वो गड़बड़ी आ सकती है और हो सकता है आपको ये स्कैन वापस से कराना पड़े। तो इन बातों का भी आपको खास ख्याल रखना है। जब आपका ये तस्वीरें खींची जाती है तो ये जो नॉच है जिसको हम स्टर्नल नॉच कहते हैं, ये स्टर्नल नॉच को भी एक मार्कर की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ये स्टर्नल नॉच के मार्कर के द्वारा हम ये भी जान सकते हैं कि क्या आपकी थायराइड ग्रंथि के अंदर कोई रिट्रोस्टर्नल गॉइटर है या नहीं है। यानी इस प्रकार से ये पूरी टेस्टिंग होती है। ये टेस्टिंग होने के बाद में आप बहुत आसानी से आप आपके घर जा सकते हैं, आप खुद गाड़ी भी चला सकते हैं। ये टेस्ट कराने के बाद में यूजुअली आपको दर्द भी नहीं होता, ना बुखार आता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम यूजुअली नहीं होता है। दूसरा, लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या ये टेस्ट के दौरान जो आपको इंट्रावीनस वाली जो दवाई दी जाती है और जो रेडिएशन का जो एक्सपोजर है वो कितना ज़्यादा है। देखिए, ये जो रेडिएशन का जो एक्सपोजर जो है इसको हम मिली सीवर्ट के यूनिट से हम मेजर करते हैं। तो थायराइड का जो टेक्नीशियन स्कैन होता है इसमें 3.2 यानी 3.2 मिली सीवर्ट का इस्तेमाल होता है।
अगर हम एक सिटी स्कैन का कंपेयर करें तो उसमें करीबन 15 मिलीसीवर्ट का एक्सपोजर होता है। तो यानी एक सिटी स्कैन के कंपैरिजन में बहुत ही कम मात्रा में आपको रेडिएशन एक्सपोजर होता है। ये रेडिएशन से आपको लंबे वक्त तक कोई जोखिम नहीं है, कोई आपको इसके वजह से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना ही ये रेडिएशन की एक्सपोजर की वजह से आपको आगे चल के कोई कैंसर जैसी बीमारियां भी होगी। तो ये भी बहुत लोगों के माइंड में डाउट रहता है कि क्यों हम ये टेस्ट कराएं, रेडिएशन जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो घबराइए नहीं, ये टेस्ट के कोई मेजर ऐसे रिस्क और जोखिम नहीं है। अब आपने स्कैन तो करवा लिया, अब चलिए जानते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा और कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो देखिए, जैसे ही स्कैन हो जाता है यूजुअली उसके जो इमेजेस की क्लैरिटी के ऊपर इसका डिपेंड करता है कि आपका स्कैन सही तरीके से परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका स्कैन बराबर से परफॉर्म नहीं हुआ है या तो किसी कारणवश वो जो तस्वीरें है वो ब्लर आई है, तो हो सकता है कि आपको ये स्कैन वापस से दोहराना भी पड़े। ये स्कैन ज़्यादा करके बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है और जो डॉक्टर जो इसको इंटरप्रेट करते हैं वो रिपोर्ट शायद से आपको ना दे और आपके जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है उनको डायरेक्टली रेफ़र करे। तो जिस भी डॉक्टर ने आपको ये स्कैन कराने का सुझाव दिया था वो आपको फिर डिटेल में ये स्कैन के रिज़ल्ट क्या आए हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। तो ये जो रिजल्ट जो इंटरप्रिटेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया कि जो थायराइड की ग्रंथि के 2 लोब है, राइट लोब और लेफ्ट लोब, और ये दोनों लोब को इकट्ठा करती है हॉरिजॉन्टली लोकेटेड इस्थमस। यूजुअली ये टेक्नीशियम पर टेक्निटेट का जो केमिकल है ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये दोनों लोबों के अंदर। अगर ये एक ही जगह पे ज़्यादा संग्रहित हुआ है तो इसको यूजुअली हम नोड्यूलर कहते हैं। तो हो सकता है कि आपको कोई खास प्रकार का नोड्यूलर इन्वॉल्वमेंट है, या तो फिर टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर हो सकता है या तो फिर टॉक्सिक एडिनोमा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कितना अपटेक हुआ है इस पे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, और जो अपटेक हुआ है उसके बेसिस पे ये जो स्कैन के रिपोर्ट है हम 2 किस्म में विभाजित करते हैं। पहला है हॉट नोड्यूल और दूसरा है कोल्ड नोड्यूल। तो जो हॉट वाला जो नोड्यूल है जिसको हम फंक्शनिंग नोड्यूल भी कहते हैं, और ये जो हॉट नोड्यूल जो रहता है वो ज़्यादा करके प्रॉब्लमेटिक नहीं है और ज़्यादा करके आपको आगे इन्वेस्टिगेशंस कराने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो हॉट वाला जो नोड्यूल होता है ये इंडिकेट करता है कि इस हिस्से की थायराइड की ग्रंथि ज़्यादा कार्य कर रही है, इसी के वजह से ये फंक्शनिंग है और ज़्यादा मात्रा में हार्मोन बना रही है। तो ये हॉट नोड्यूल पाया जाता है ज़्यादा करके ग्रेव्स डिजीज़ में, फिर हाशी टॉक्सिकोसिस जैसी कंडीशन में। अगर आपकी थायराइड ग्रंथि के अंदर इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो होता है यूजुअली हाशीमोटोस डिजीज़, या तो फिर अगर आपने इसके पहले कोई रेडियो एक्टिव आयोडीन जैसी थेरेपी का इस्तेमाल किया था ट्रीटमेंट के दौरान तो उसमें भी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। और अगर आपका अपटेक कम आता है तो ये अपटेक जो कम आने की मेन वजह यही है कि आपने ये टेस्ट कराने के पहले शायद से प्रॉपर प्रिकॉशंस ना लिए हो, जैसे कि आपने रिसेंटली कोई सिटी स्कैन करवाया हो, या तो फिर आपने दवाइयाँ बंद नहीं की है, आपने बहुत हाई आयोडीन कंटेनिंग डाइट का इस्तेमाल किया है, या तो फिर आपने आयोडीन के सप्लीमेंटेशन लिए है, या तो फिर हो सकता है कि आपको सब एक्यूट थायराइडाइटिस या सब एक्यूट वाली बीमारी हो सकती है, उन केसेस में भी रिड्यूस्ड अपटेक पाया जाता है। और तीसरा जो है वो है कोल्ड नोड्यूल, इसको हम ज़्यादा करके नॉन फंक्शनिंग नोड्यूल भी कहते हैं। तो जो कोल्ड नोड्यूल्स जो होते हैं ये कभी कभी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं और इस पर हमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस करना होता है। देखिए, प्रेजेंस ऑफ अ कोल्ड नोड्यूल एक कैंसर होने का ही रिजल्ट है, ऐसा नहीं है। बहुत सी बार लोग गूगल करते हैं और देखते हैं कि कोल्ड नोड्यूल आया है इसका मतलब हमें थायराइड के कैंसर है, ऐसा नहीं है। नियरली 80 to 90% ऑफ द टाइम ये जो कोल्ड और नॉन फंक्शनिंग जो नोड्यूल होते हैं कभी कभी ये बेनाइन भी हो सकते हैं, कभी कभी ये थायराइडाइटिस के वजह से भी हो सकते हैं। तो इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। तो ये रिपोर्ट कराने के बाद में आपको ओवरऑल पता चलेगा कि आपकी थायराइड की ग्रंथि की क्या कंडीशन है और उस हिसाब से आपको आगे के ट्रीटमेंट ऑप्शंस सजेस्ट किए जाएंगे।
और अगर कोल्ड नोड्यूल आता है तो उन केसेस में हम आगे इन्वेस्टिगेशन वापस करवाते हैं। डिपेंडिंग आपके मेडिकल केस के हिसाब से आपको डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या तो सोनोग्राफी की जांच कराने को कह सकते हैं, या तो फिर FNAC जिसको फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते हैं, जिसके अंदर एक सुई डाल के आपके थायराइड ग्रंथि के अंदर की कोशिकाओं को हम पानी के फॉर्म में निकालते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे हम स्टडी करते हैं। ये स्टडी करने के दौरान हम ये जानते हैं कि आपकी जो ग्रंथि के जो नोड्यूल है वो कैंसर वाली है या नॉन कैंसरस बेनाइन है। तो ये आपके केस पर डिपेंड करता है और उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा, उस हिसाब से आपके फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होंगे। तो ये हमने देखा आज कि क्या है थायराइड का ये टेक्नीशियन स्कैन। अगर आपको टेक्नीशियन स्कैन आपके डॉक्टर ने इसके पहले एडवाइस किया है और अगर आपको उसके बारे में कुछ जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने ये स्कैन करवाया है तो क्या आया था आपका रिजल्ट और क्या आया था आपका आगे का ट्रीटमेंट लाइन, वो भी आप नीचे लिखिएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपने ये टेस्ट कराया था नहीं। और अगर आपको आज के इस वीडियो के द्वारा कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन रिलेटेड जानकारी और हेल्थ रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। और बाजू में एक बेल आइकन है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको तुरंत उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगली बार हम वापस मिलेंगे कुछ एक नया इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल टॉपिक के साथ में। तब तक अपने आप को स्वस्थ रखें। आप अब तक जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद। नमस्ते।